आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सत्र, हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14, अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। धनश्री जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। देखिए, कल रविवार की तासिका में और उससे पूर्व हमने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अलग अलग कालखंडों के काव्य प्रवृत्तियों को और कविता की उन परिस्थितियों को देखा था जिनमें क्रमशः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके उपरांत प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग और समकालीन कविता का युग, ये बातें हमने उसमें डाली थी, जिनके अंतर्गत हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके उपरांत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, उसके उपरांत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञे जी और गजानन माधव मुक्तिबोध का सम्यक परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। कल एक दो बातें रह गई थी, उन बातों को लेकर के और चर्चा करेंगे। और अगले जो दलित कविता और आदिवासी कविता है उसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों पर थोड़ी बहुत चर्चा और करने का प्रयास करेंगे। देखिए, समकालीन कविता में, नई कविता में, प्रयोगवादी कविता में बहुत सारा साम्य है। थोड़ा थोड़ा फर्क यह है जो हमने पहले बताया है। आज हम केवल गजानन माधव मुक्तिबोध और धूमिल पर थोड़ी बहुत चर्चा आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। धूमिल का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय कल हमने दिया था, आज हम उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध वैसे मार्क्सवादी कवि थे। इतना ही नहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष के जो दल था उनका, उसके बाकायदा कार्यकर्ता थे और उन्होंने प्रगतिवादी युग में लिखना शुरू किया। फिर बाद में अज्ञे जी के मार्गदर्शन में वे प्रयोगवादी कविताएं करने लगे, जिनमें से तार सप्तक के पहले सप्तक के अंतर्गत उनके कविताओं का प्रकाशन हुआ। फिर बाद में वे नई कविता के भी कवि बने और समकालीन कविता के भी कवि बने। वैसे उनका जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु 1964 में विक्षिप्तता के कारण हुई, जैसे निराला जी की भी मृत्यु हुई थी वैसे ही। परंतु मुझे ऐसा ये प्रतीत होता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ते समय इस बात को जान लेना आवश्यक है कि नई कविता में व्यष्टि समष्टि बोध महत्वपूर्ण है और मुक्तिबोध के काव्य में समष्टि बोध, समाज का बोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। गजानन माधव मुक्तिबोध की गणना हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में होती है, क्योंकि वे सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाले कवि थे। उनकी 17 कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त उनका एक अन्य काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ, जिसमें 28 कविताएं संकलित हैं। तार सप्तक में संकलित कविताओं के अधिकांश विषय दृष्टि से प्रगतिवादी किंतु शिल्प की दृष्टि से छायावादी हैं। खास करके फैंटेसी, इस शिल्प विधि को उन्होंने स्वीकारा था जो पहले प्रसाद जी ने वगैरह शुरू की थी। उनकी कविताओं में प्रमुख कविताएं हैं आत्मा के मित्र मेरे, मृत्यु और कवि, हे महान, नाश देवता इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।
उनकी प्रगतिवादी दृष्टि में परिवेश बोध, सामाजिक चिंतन और अनुभव वैविध्य पर आधारित दिखाई देती हैं। मुक्तिबोध की सबसे बड़ी शक्ति है समाज बोध और जनजीवन में विश्वास। वे लोगों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करते लगते हैं। उन्हें लगता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इतनी पीड़ा भरी हुई है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। वे अपनी कविता में लिखते, देखें, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। मैं फिर से वो पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है। गजेंद्र माधव कुलकर्णी मुक्तिबोध ने जीवन पर्यंत जो आत्मसंघर्ष किया और उसके जीवन को भीतर एक गहरे रूप में प्रभावित किया, इस आत्मसंघर्ष ने उन्हें एक समूचे व्यक्तित्व के शोधन की दिशा में प्रेरित किया। परिणामतः मार्क्सवादी सामाजिक दृष्टि का संस्कार हो सका और उनकी दृष्टि अधिक व्यापक और समाजोन्मुखी होती गई। मुक्तिबोध जी जनसाधारण के कवि हैं। दीनहीन, शोषित, सर्वहारा, जिसको मार्क्सवाद में प्रोलेटेरियन कहा जाता है, उनके प्रति सच्ची सहानुभूति है। वे एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वे लिखते हैं, समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। मतलब कार्ल मार्क्स ने जिस साम्यवादी युग की परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना में एक बैठने वाली कविता है। समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। जनसाधारण की छवि मुक्तिबोध की कविताओं में उभर कर सामने आई है। वह व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है कि वे गरीबों के पक्षधर हैं, आम आदमी के पक्षधर हैं, हरिजन बस्ती की गंदी नालियां, लकड़ी बीनती स्त्रियां, भारी घड़े उठाती नारियां, सभ्यता का नकाब ओढ़े विकृत जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं। ये सभी दृश्य मुक्तिबोध की कविताओं में आते हैं। झरने से तट पर रोता है कोई बालक, अंधियारे में काले सियार से घूम रहे हैं, मैदान सूंघते हुए हवाओं के झोंके, झरने के पथरीले तट पर जो तो चुका, अरे किन किन करके कुछ रो रो के चिथड़ों के समा सयोजात एक बालक सुंदर। इस प्रकार से उन्होंने ये कल्पना की है। और कल भी मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कविता अंश, अंधेरे में, इस कविता के कुछ अंश बताए थे कि क्योंकि इस काल का जो बुद्धिजीवी है वह बातें तो करता है लेकिन विद्रोह नहीं करता। और वे खुद के लिए कहते हैं, देखिए, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भरी बन करके अनात्म बन बैठे, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, और मर गया देश और जिंदा रहे तुम। ये जो विद्रोह है, असफल विद्रोह, ये हमें इनकी कविताओं में दिखाई देता है। शोषण के प्रति और वर्गहीन समाज के निर्माण के प्रति जो मार्क्सवाद की एक विशिष्ट प्रतिबद्धता है, उसको बताते हुए कहते हैं, शोषण की अति मात्रा, स्वार्थों की सुख यात्रा, जब जब संपन्न हुई आत्मा से अर्थ गया, मर गई सभ्यता। मतलब जहां शोषण अति होता है, जहां कुछ स्वार्थी लोग अधिक मात्रा में सुख का उपभोग करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा से अर्थ निकल जाता है और वो सभ्यता मर जाती है। आगे वे कहते हैं, देखिए, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को। यानी जहां जहां भी पूंजीवाद गड़ा है वो हृदय कभी बदल नहीं सकता, ये उन्होंने
स्पष्ट किया है। हृदय परिवर्तन पर उनका विश्वास नहीं है, क्रांति ही एकमात्र उपाय है, ऐसा वे कहते हैं। आगे कहते देखिए, समष्टि चेतना के बारे में वे कहते हैं, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पते है अंधेरे का अंदाज, आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दह की। ध्यान रहे, हमारे भारतीय परंपरा में परमात्मा को सतचित आनंद कहा है, लेकिन हमारा समाज सतचित वेदना में है। तो ये सतचित वेदना में परिवार को, इस संसार को, इस समाज को उसका पक्ष लेते हुए गजानन माधव कुलकर्णी मुक्तिबोध ये स्पष्ट करते हैं कि हमें हमारी अस्मिता की खोज करनी पड़ेगी। अंधेरे नाम की जो उनकी कविता, जिसकी कुछ पंक्तियां मैंने आपके सम्मुख रखी, वह अस्मिता की खोज ही नहीं है, अपितु अस्मिता का जन चेतना में विलय है, और वह भी अति अधिक व्यापक और विस्तृत होते जा रही है। और मुक्तिबोध के काव्य का जो कथ्य है हमने आपको बताया, लेकिन मुक्तिबोध के काव्य का जो शिल्प पक्ष है वो फैंटेसी या स्वप्न कथा का शिल्प है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्प है ये। फैंटेसी शब्द का निर्माण यूनानी शब्द यानी ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुआ है। उसका अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है, जिसको हम स्वप्न कथा भी कह सकते हैं। हम सपने में जो हमने दिन भर कष्ट करने पर भी हमें जो नहीं मिला उसको सपने में देखते हैं। उसी प्रकार से ये जो मार्क्सवाद का चिंतन है, वर्ग विहीन समाज की रचना, साम्यवादी समाज की रचना, ये जो सपना है उसको गजानन माधव मुक्तिबोध कुलकर्णी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में फैंटेसी में ढालने का प्रयास किया है। और वे स्वयं फैंटेसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। मुक्तिबोध की बहुत सी कविताएं जैसे ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, लकड़ी का रावण और भूल गलती, इसमें उन्होंने फैंटेसी के शिल्प को अपनाया है। एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रहे कि जिस प्रकार से मुक्तिबोध पर मार्क्सवाद का प्रभाव था, वैसे ही मनोविश्लेषण का भी प्रभाव था, विशेष करके जुंग का कथन है कि फैंटेसी मुक्त साहचर्य का पर्याय है और वह अवरोधहीन असंगत बिंबों का आकलन है। इस प्रकार से, और मुक्तिबोध स्वयं आगे जाकर कहते हैं कि ये जो स्वप्न दर्शन या फैंटेसी जिसे कहा जाता है, वह स्वप्न के भीतर एक स्वप्न, विचारधारा के भीतर एक और प्रच्छन्न विचारधारा, प्रच्छन्न मतलब गुप्त, कथ्य के भीतर एक और कथ्य, मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, कक्ष के भीतर और एक गुप्त कक्ष है। चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता संग्रह में ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जो दो कविताएं संकलित की गई हैं, उनमें इस फैंटेसी तत्व का बहुत अधिक प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, अपने मूलबद्ध संस्कारों के कारण विकसित पाप छाया से आत्मशुद्धि के लिए निरंतर बावड़ी में स्नान करता हुआ वो ब्रह्म राक्षस अपने देह को घिसता जाता, मैं उज्जवल बन जाऊं, मेरा पाप छूट जाए, परंतु उसके मैल का मन का मैल कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, वो ब्रह्म राक्षस क्या कहता है, देखिए, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिफल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करते ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल, फिर भी मैल। मतलब जैसे देखिए, उर्दू में एक कहावत है ना, ज्यों ज्यों मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की, या एक काले कोयले को जितना घिसो वो काला ही बनता जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें यह दिखाई देता है कि ये ब्रह्म राक्षस का छुटकारा इतना ही है कि वो अपने समान किसी विद्या व्यसनी व्यक्ति को अपना संपूर्ण ज्ञान दे दे, संपूर्ण विद्या उसे दे दे, तब वो मुक्त हो पाएगा। लेकिन दुर्दैव से इस ब्रह्म राक्षस को कोई ऐसा शिष्य नहीं मिल रहा है योग्य जो उसकी विद्या का ग्रहण कर सके, और ये ब्रह्म राक्षस सदियों से इसी प्रकार से तिल मिला रहा है, उसे कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहा है।
और ये जो ट्रेजेडी है ना, ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी, ये आज के बुद्धिजीवी लोगों की पूरी ट्रेजेडी सभी, क्योंकि सब कुछ हमारी समझ में आता है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि नई पीढ़ी को देने के लिए हमारे पास जो ज्ञान है वो ग्रहण करने के लिए नई पीढ़ी तैयार नहीं है। अंधेरे में ये जो उनकी दूसरी कविता है, ये लंबी कविता है, हिंदी साहित्य में 45 पृष्ठों की एकमात्र कविता है जिसको लंबी कविता कहा जा सकता है। अन्य भी लंबी कविताएं हैं लेकिन इतनी लंबी कविता कोई अन्य नहीं है। वे फैंटेसी परक उद्वेलन करते हुए कहते हैं, वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्मी खोह का शिलाधार बुलाता है, खुलता है झट से, धड़ से, घूमती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर में के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात वो कोई और नहीं मनु है। देखिए, इसके पहले हमने जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्यात्मक रचना कामायनी का उल्लेख किया था, जिसमें मनु आते हैं और वही मनु अंधेरे में भी आते हैं, जिसके सिर पर चोट लगी हुई है और जो नए मनवंतर का निर्माण करना चाहता है लेकिन मनु कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसे साथ देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से, और इस कविता में देखिए ऐसी फैंटेसी है कि भारत का जो भविष्य है वो शिशु के रूप में आता है और उसे कवि अपने कंधे पर लाकर रखता है। अचानक वह शिशु कंधे पर रखा हुआ शिशु बंदूक में परिवर्तित हो जाता है और उस बंदूक से निकलती हैं 3-4 गोलियां, जिससे महात्मा गांधी जी मारे जाते हैं। और महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने कवि निस्तब्ध होकर के रोने लग जाता है। फिर आगे चलता है तो देखता है कि तिलक जी की एक प्रतिमा है और तिलक जी की नाक में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार से एक फैंटेसी रचना है, स्वप्न कथा की रचना है। उनकी एक और कविता है ओरांग उटांग, दिमागी गुहागार का ओरांग उटांग। इसमें भी उन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। कोठे के सांवले गुहांधकार में मजबूत संदूक दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक के भीतर कोई बंद है यक्ष या कोई ओरांग उटांग। हाय, अब ये ओरांग उटांग कोई नहीं है, कवि की अपनी सच्चाई है। लकड़ी का बना रावण, ये भी एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें उन्होंने रावण को पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक मान करके फैंटेसी नुमा शिल्प में उसका चित्रण किया है। मैं मंत्र किलित सा भूमि में गड़ा सा जड़ खड़ा हूँ, जब अब गिरा तब गिरा इसी पल उसी पल। मतलब ये जो पूंजीवाद जो समाप्ति की ओर जा रहा है वह रावण, लकड़ी के बने रावण के रूप में यहाँ उन्होंने परिचालित करने का प्रयास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध को हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है। इसके उपरांत हम एक अन्य कवि की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल, जो समकालीन कविता के सबसे महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने उभर करके आते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी ये उत्तर भारत में पैदा हुए थे, जिनका परिचय अब हम देखेंगे। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण कविता उनकी, मैंने ये भी कहा था कि जब समकालीन नई कविता में राजनैतिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उसका नाम बाद में समकालीन कविता बन जाता है। और उनकी एक कविता जो मैंने कल भी सुनाई थी, और उस कविता को मैं आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो धूमिल जी, जिन्होंने 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, मराठी में जिसे आणीबाणी कहते हैं, अंग्रेजी में इमरजेंसी कहते हैं, उस काल के सबसे खतरनाक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उनकी 2 कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए, क्योंकि उनका भी हाल निराला और मुक्तिबोध जैसा हुआ और बहुत जल्दी मर गए त्रास की वजह से।
जेल भी गए थे ना, इस वजह से। सुदामा पांडे धूमिल के पहले कविता संग्रह का नाम है संसद से सड़क तक, उल्टा, सड़क से संसद तक नहीं, संसद से सड़क तक। और दूसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल जी का जन्म वाराणसी के पास के खेवली गांव में हुआ था। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था और धूमिल इस नाम से उन्होंने, इस उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी। वे 1958 में वाराणसी के आईआईटी नहीं, आईटीआई से इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा लेकर के विद्युत अनुदेशक बने थे और केवल 38 वर्ष की आयु में ही, छोटी आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से, जो ब्रेन सहन नहीं कर पाया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। सुदामा पांडे धूमिल जी हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर साबित होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा है और आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति भी मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाकर मानो धूमिल की कविताओं का चरमोत्कर्ष है। ध्यान रहे, 1960 के दशक में हिंदी कविता में जिस मोहभंग का आरंभ हो चुका था, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने में अत्यंत प्रभावशाली कवि है। उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध है, क्योंकि ये सारे चीजें हमें नपुंसक बना रही हैं। हमारी सुरुचि, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी शालीनता, हमारी भद्रता, ये हमें मनुष्य नहीं रहने दे रहे हैं। अभी तो खिलौना बनाकर रख दिया है, कोई भी और चांटा मार करके जाओ। क्योंकि इन सब की आड़ में जो हृदय पलता है, उसे धूमिल पहचानते हैं। कवि धूमिल ये भी जानते हैं कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सब का उपयोग करती है, इसलिए वे इन सब का विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता मिलती है, किंतु उससे उनकी कविता में प्रभावशीलता बढ़ती है। धूमिल अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। ध्यान रखिए कि समकालीन कविता के आसपास कविता में बहुत से आंदोलन चल पड़े। अकविता आंदोलन, भूखी कविता आंदोलन, प्यासी कविता आंदोलन, इस प्रकार की बहुत सारी कविता, चेतन कविता का वगैरह वगैरह बहुत सारे आंदोलन चले थे। उसमें से अकविता मतलब कविता कविता अब नहीं रही। जिस प्रकार से अस्तित्ववादी सार्त्र और कामू ने गॉड इज डेड, ईश्वर मर गया है कहा था, उसी प्रकार अकवितावादियों ने कविता मर चुकी है ऐसा कहा था और गद्यात्मक काव्य लिखने लगे थे। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विकसित करते हैं जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रोमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबधर्मिता से मुक्त है, जो मुक्तिबोध से मुक्त है। उनकी भाषा काव्य सत्य को के जीवन सत्य से अधिक निकट का मानती है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रसिद्ध हैं, जैसे मैंने 1972 में प्रकाशित हुआ संसद से सड़क तक, इसका उल्लेख किया। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 का स्वीकार किया, आपके सम्मुख आया था। लेकिन उनका एक अन्य काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, ये 1976 का है। और इन्हीं तीनों खंडों को 2021 में, अभी गत वर्ष, धूमिल समग्र नाम से प्रकाशित किया गया है। मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। उनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनमें मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद जिसका हमने उल्लेख किया, और लोहे का स्वाद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब ध्यान दीजिए कि सुदामा पांडे धूमिल जो एक इलेक्ट्रिकल काम करने वाले सामान्य व्यक्ति थे, जिनका जन्म 9 नवंबर 1936 में हुआ था और 10 फरवरी 1975 में इनका ब्रेन पर आघात होने से मृत्यु हुआ। उनका जन्म स्थान खेवली, जिला वाराणसी, आकाशी, उत्तर प्रदेश में है। उनके कविता संग्रहों का भी मैंने आपके सम्मुख उल्लेख किया। उनकी जो 1-2 कविताएं हैं
महत्वपूर्ण वो आपके सम्मुख रखने का हम प्रयास करने वाले हैं। उनकी एक कविता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, रोटी और संसद तो आपने सुनी। अब मोचीराम कविता देखते हैं। मोची का मतलब होता है मराठी में जो चप्पले और जूते तैयार करता है, चर्मकार, चांभार व्यक्ति, उसको हिंदी में मोची कहते हैं। और ये मोचीराम क्या कहता है देखिए, थोड़ी लंबी कविता है, उसमें से कुछ बातें मैं यहाँ कहूँ। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। एक चमार की दृष्टि में देखिए, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, और जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, बस मेरा और कोई महत्व इसमें मैं नहीं देता। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां है, कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इस प्रकार का आदमी है। एक जूता और है जिसके पैर को लांघ कर एक आदमी निकलता है सैर को, वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो उससे काटो, हिया ठोको वहां पीटो, गिस्सा दो ऐसा चमकाओ, जित्ते को आईना बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है। तो इस प्रकार से देखिए कि एक जूता बनाने वाले व्यक्ति के जीवन का क्या रहस्य उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। एक और कविता मैं यहाँ उनके रखूंगा, पटकथा, बहुत लंबी कविता है, अंधेरे में की तरह ही। मैं केवल उसके 8वें पृष्ठ के 2-3 शब्द में आपके सम्मुख, 2-3 पंक्तियां आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ, मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूँ जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और आज तक नींद और नींद के बीच जंगल काटते हुए मैंने कई रातें जाग कर गुजारी हैं। हफ्ते भर पहले हफ्ते तह किए हैं, ऊब के निर्मम अकेले और बेहद अनमने क्षण जिए हैं। मेरे सामने वही चिरपरिचित अंधकार है, संशय की अनिश्चयग्रस्त ठंडी मुद्राएं हैं, हर तरफ शब्द भेदी सन्नाटा है, दरिद्र की व्यथा की तरह उचाट और कूंथता हुआ, घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है। यानी जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने सभी बुद्धिजीवियों को कैद करके जेल में रख दिया था, वही कारागार बन चुका है, वही जेल बन चुकी है, ये आज का बुद्धिजीवी व्यक्ति कहता है। उनके इस कविता में हमने पटकथा में देखा। एक और छोटी सी कविता की है, गरीबी नाम की, एकदम छोटी सी कविता है, रोटी और संसद जैसी। गरीबी एक खुली हुई किताब, गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और हर मूर्ख के हाथ में दे दी गई है। कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट कर देखते हैं, नीचे शोकेस में रख देते हैं। ये गरीबी की उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनकी एक और कविता विद्रोह, छोटी कविता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ठीक है, यदि कुछ नहीं तो विद्रोह ही सही, ठीक है यदि कुछ नहीं तो विद्रोह ही सही, हंसमुख बनिए ने कहा, मेरे पास उसका भी बाजार है, मगर आज दुकान बंद है, कल आना, आज इतवार है, मैं ले लूंगा, इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह
जो विद्रोह करना चाहते हैं उनको भी पूंजीवादी किस प्रकार खरीद लेते हैं, ध्यान रखिए। मैं इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह मंच पाते ही समारोह बन जाएगा। फिर कोई सिरफिरा शौकीन विदेशी ग्राहक आएगा, मैं इसे मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा, फायदा मेरा होगा, विद्रोह करने वाले के हाथ में कुछ नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात यहाँ कही है। और ये अब उन्होंने किस्साए जनतंत्र नाम की कविता लिखी है, जिस जनतंत्र को, उस कविता को हम पूरा लेते हैं और फिर दलित कविता और आदिवासी कविता की ओर बढ़ते हैं। करछुल बटलोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है। बटलोही से बतियाती है, करछुल, करछुल मतलब करछी, बटलोही मतलब खाने के लिए, साग पकाने के लिए जो पात्र रखा है वो, और चिमटा, चिमटा जो है ना तवे पर रोटी आगे पीछे करने के लिए रखा है। चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता है और जलता रहता है। ये हमारा जनतंत्र। औरत गवे गवे उठती है गगरी में, हाथ डालती है, एक पोटली खोलती है, उसमें उसे कठौत में, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, कठौती, काटवट, कठवत में झाड़ती है, लेकिन कठवट का पेट नहीं भरता क्योंकि उसमें आटा ही नहीं मिलता। पतर मुही पैथन तक नहीं छोड़ती, सर सर फर फर बोलती है और बोलती रहती है। बच्चे आंगन में आंगड़ बांगड़ खेलते हैं, घोड़ा हाथी खेलते हैं, चोर साहू खेलते हैं, राजा रानी खेलते हैं और खेलते रहते हैं। चौके में खोई हुई औरत के हाथ कुछ नहीं देखते, वे केवल रोटी बेलते हैं और बेलते रहते हैं। एक छोटा सा जोड़ भाग गश खाती हुई आग के साथ चलता है और चलता रहता है। बड़कू को एक रोटी, छुटकू को आधी, पर्वती बालकिशुन में आधे से वे आधी। 3 बच्चे हैं, बड़े को एक रोटी, छोटे को आधी रोटी और सबसे छोटे को आधी में से भी आधी रोटी। चतकुर कुछ रोटी है और तभी मुंह दुबक कर दरबे में आता है, खाना तैयार है। उसके आगे थाली आती है, कुल 3 रोटियां। खाने से पहले मुख दुब्बर, पेट भर पानी पीता है। मतलब पति जो है इस औरत का, खाने की एक ही रोटी देख करके पहले 2-3 गिलास पानी पी लेता है ताकि भूख न लगे। पेट भर पानी पीता है और लजाता है। कुल रोटी 3, उसे पहले थाली खाती है, फिर वह रोटी खाता है। और अब 9:45 बजे हैं। कमरे में हर चीज एक रटी हुई रोजमर्रा धुन दुहारने लगती है। वक्त घड़ी से निकलकर उंगली पर आ जाता है और जूता पैरों में एक दंत टूटी कंघी बालों में गाने लगती है। 2 आंखें दरवाजा खोलती हैं। 2 बच्चे टाटा 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 कहते हैं। एक फटे हाल क्लफ कॉलर टांगों में अकड़ भरता है और खटर पटर एक डड्ढा साइकिल लगभग भागते हुए चेहरे के साथ दफ्तर जाने लगती है। सहसा चौरस्ते पर जली लाल बत्ती जब एक दर्द हौले से हृदय को भूल जाता है, भूल गया। ऐसी क्या हड़बड़ी है कि जल्दी में पत्नी को चुमना तक भूल गया। देखो, फिर भूल गया, फिर भूल गया, फिर भूल गया। यह है सामान्य आदमी के साथ जनतंत्र का किस्सा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध कुलकर्णी और सुदामा पांडे धूमिल, इन दोनों का विशेष परिचय हमने प्राप्त किया है। अब हम जाएंगे 21वीं शताब्दी के आरंभ में और 20वीं शताब्दी के अंत में जो 2 आंदोलन आए हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में। एक स्त्रीवाद का आंदोलन और दूसरा दलितवाद का आंदोलन और आदिवासी आंदोलन। इस आंदोलन का हिंदी कविता पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ आपके सम्मुख दिखाना चाहते हैं।